हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान के बारे में। ठीक है, इसमें हम चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे जिसका नाम है अमलपित्त। इससे पहले रोग निदान पेपर 2 के अंदर हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेकआउट करो। तो मैंने रोग निदान पेपर 2 की प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 4 सूल अध्याय और चैप्टर नंबर 2 छर्दी, ये दोनों कवर करा चुका हूँ। और आज हम कवर करेंगे अमलपित्त के बारे में। ठीक है, अमलपित्त जिसको हम मॉडर्न में हाइपर एसिडिटी या फिर जीआरडी, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मोस्टली इसको हाइपर एसिडिटी के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर जो ये अमलपित्त है, वैसे ये मॉडर्न में हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंदर इसको रखते हैं, जैसे कि थायराइड का हो गया और डायबिटीज मेलाइटस हो गया। इन सभी को हम यहाँ पर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अमलपित्त के बारे में। जैसे कि हम पहले भी वीडियो के अंदर करते आ रहे थे, जैसे मैंने आपको छर्दी पढ़ाया था, सूल पढ़ाया था, वहाँ पर सबसे पहले हर एक रोग के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया जाता है। ठीक है, कि किस तरह से इसको रिलेट करना है, किस तरह से कौन से आचार्य ने क्या माना है, वो सारी चीज़ें हम इस तरह से बताते हैं। तो यही सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जो अमलपित्त है। ये अमलपित्त जो होता है, चलो इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ कॉपी में समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, जो हमारे पास देखो 6 रस होते हैं। मधुर रस होता है, अमल होता है, लवण होता है, कटु होता है, तिक्त होता है, कषाय। जिनमें से जो हमारा अमल रस होता है और जो लवण रस होता है और जो कटु रस होता है, ये तीनों ही रस क्या करते हैं? पित्त की वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर जो हमारा जो पित्त है, पित्त अगर अपनी प्राकृतिक अवस्था में होगा, पित्त अगर अपनी प्राकृतिक अवस्था में होगा तो उसका कटु रस होगा। और पित्त को अगर ये अपनी विकृत अवस्था में होगा या पित्त अगर विदगत हो जाएगा तो वो अमल अमल होगा। ठीक है, तो अमल अवस्था में हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको। और देखो, तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, देखो अभी आपके काम आएगी ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो ये अमल पित्त है, ये हमारा विगुणित पित्तजन्य अन्वय स्रोतस का रोग होता है। तो क्या बताया गया? विगुणित पित्तजन्य। तो यानी जो पित्त है वो कैसा हो जाएगा? विगुणित हो जाएगा, मतलब उसमें अपने गुण नहीं रहेंगे। जैसे पित्त में कौन सा होता है? मोस्टली कटु रस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमल रस हो जाएगा। ठीक है, और अन्वय स्रोतस का रोग होता है। ठीक, तो यहाँ पर स्रोतस का भी पता लग गया कौन सा स्रोतस होता है। अन्वय स्रोतस का ये रोग होता है। ठीक, फिर इसका वर्णन आचार्य चरक ने इसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन गृहिणी चिकित्सा के अंदर जो आप थर्ड ग्राफ के अंदर पढ़ोगे तो वहाँ पर एक गृहिणी चिकित्सा का अध्याय है जहाँ पर आम से उत्पन्न विकारों में अमलपित्त भी गिना जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि आम से बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं जिनके अंदर हम अमलपित्त को भी वहाँ पर गिना जाता है। वैसे डायरेक्टली कोई अलग चैप्टर में या फ्रीडम चैप्टर में कोई ऐसा इंडिपेंडेंटली कोई इसका वर्णन नहीं किया आचार्य चरक ने। गृहिणी चिकित्सा के अंदर आम के विकारों के अंदर, आम से उत्पन्न विकारों के अंदर अमलपित्त का वर्णन किया गया है। आचार्य माधव ने इसको एक अलग से चैप्टर में पढ़ाया गया है, स्वतंत्र अध्याय में पढ़ाया गया है। और आचार्य माधव ने इसको इंपॉर्टेंस दी है कि जो वर्षा और जो शरद ऋतु है, वर्षा और शरद ऋतु में क्या होता है? अमलपित्त होता है। कैसे होता है? देखो, वर्षा में अगर आप देखोगे तो अमल रस उत्पन्न होता है। चलो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। देखो, हमारे पास 6 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, ये 6 रस होते हैं। अब इन 6 रस की अलग अलग ऋतु में उत्पत्ति होती है। जैसे हम बात करते हैं शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। जैसे इसमें मधुर रस की उत्पत्ति होती है, फिर अम्ल की, फिर लवण की। ठीक है, तो इस तरह से पहले मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो वर्षा में कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? अम्ल रस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और देन उसके बाद शरद में क्या होता है? पित्त का प्रकोप होता है। तो यानी कि यहाँ इनको इंपॉर्टेंस दिया है कि वर्षा ऋतु के और शरद ऋतु में ये आपको जो अमल पित्त रोग है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। वैसे भी आप देख सकते हो, कभी भी आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो या फिर आप तो खैर अभी क्या ही करोगे, जब भी आप मतलब किस सीखोगे किसी क्लिनिक पे या फिर किसी हॉस्पिटल में जाके सीखोगे, तो देखना जो हाइपर एसिडिटी के जो पेशेंट है वो मोस्टली वर्षा ऋतु के अंदर और वर्षा शरद ऋतु के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वर्षा के अंदर अमल रस उत्पन्न होता है और शरद ऋतु के अंदर पित्त का प्रकोप होता है। पित्त के प्रकोप होने से क्या होता है? क्योंकि जो अमल पित्त है वो कैसा रोग होता है? पित्तजन्य रोग होता है, मतलब पित्त की वजह से जो अमल पित्त है ये रोग आपको देखने को मिलता है। आचार्य काश्यप क्या कहते हैं? आचार्य काश्यप कहते हैं कि इसको हम अमरपित्त को हम सूक्त के नाम से जानते हैं। सूक्त का मतलब ये इसलिए बोला गया है कि आचार्य काश्यप का ये मानना है कि जो अमलपित्त हो रहा है वो खट्टी चीज़ों के खाने से होता है, जैसे कि सिरका वगैरह हो गया। तो इसलिए इनको अमलपित्त ना कहकर सूक्त नाम दिया गया है। ठीक है, और आचार्य काश्यप ने इसमें अनुदेश को इम्पोर्टेंस दी है। अनुदेश को क्यों इम्पोर्टेंट दी है?
क्योंकि अनुपदेश में कफ और पित्त 2 रोग ज़्यादा प्रकोप होते हैं। तो ये कहा गया है कि मतलब जो व्यक्ति अनुपदेश में ज़्यादा रहते हैं, उनमें वो अम्ल पित्त आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है? फिर यहाँ पर कुछ लक्षण बताए गए हैं। देखो हाइपर एसिडिटी का अगर आप लक्षण देखोगे तो एविपा, कलम, उत्क्लेश, तिक्तो अम्ल उद्गार, गौरवता, हृदयगंध, दाह, अरुचि। देखो, अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको अम्ल पित्त हो सकता है या फिर नहीं भी हो, ऐसे मोस्टली हो सकते हैं कि हो जाता है, ठीक है? तो या फिर अगर किसी को हो तो आप उनमें लक्षण भी देखने की कोशिश करोगे, तो क्या होता है खट्टी-खट्टी जो डकारें आती हैं, इसको हम बोलते हैं तिक्त अम्लोद्गार, ठीक है? और तिक्त अम्लोद्गार मतलब खट्टी-खट्टी डकारें आएँगी और जब आपको अम्ल पित्त होगा तो आपकी जो चेस्ट होगी, जो आपका गला होगा, तो उसमें भी कैसा होगा दाह उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है? और जो खाना है उसका अच्छे से पाक नहीं होगा। पाक क्यों होगा? भई आपकी अग्नि कैसे हो गई है? भई पित्त का प्रकोप हो गया है। पित्त का प्रकोप हो गया, अग्नि मंद हो गई है। अग्नि मंद हो गई तो आहार का अच्छे से पाचन कैसे कर पाएगी? तो अविपाक होगा, कलम, उत्क्लेश होगा, मतलब ऐसे खाना ऐसा रहेगा कि निकलने के लिए तैयार रहेगा इस तरह से। गौरवता रहेगी, अरुचि रहेगी और हृदय कंठ धा मैं बता चुका हूँ और तिक्तो अम्ल उद्गार होगा। देखो किसी भी व्याधि के अगर आपको लक्षण याद करने हैं तो आप उस व्याधि के जानने की कोशिश करो। जैसे अम्ल पित्त हाइपर एसिडिटी है, ठीक है? कभी-कभी देखो खट्टी डकार मेरे को भी आई है तो मैं इस चीज़ को थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ। हाँ, जो चेस्ट में, हमारे जो कंठ में दाह फ़ील होता है, भरा-भरा हेवीनेस लगती है बॉडी में और खट्टी-खट्टी डकारें आती है, तो इस तरह से। फिर हम बात करते हैं अम्ल पित्त के 2 प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक अम्ल पित्त, एक होता है विदग्ध अम्ल पित्त। प्राकृतिक अम्ल पित्त उसे कहेंगे जिसमें हमारा हमारा जो अम्ल पित्त का जो रस होगा वो कटु रस होगा, ठीक है? मतलब कटु रस होगा तो यानी जो प्राकृतिक पित्त रहेगा। लेकिन विदग्ध पित्त होने से क्या हो जाएगा कि जो हमारा अम्ल रस हो जाएगा, मतलब कटु रस यहाँ पर अम्ल रस में कन्वर्ट हो जाता है, जब भी पित्त कैसा होता है विदग्ध हो जाता है। मतलब जब पित्त जल जाता है एक तरीके से, तो वो क्या करेगा, वो कटु रस को अम्ल रस में यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? ठीक, तो इतना ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक में कटु रस रहता है और विदग्ध के अंदर अम्ल रस हो जाता है, ठीक है? देन इसकी परिभाषा बात करते हैं, जब विदग्ध पित्त का वृद्धि हो जाती है, तो उसे अम्ल पित्त रोग कहते हैं और अम्ल पित्त पित्त प्रधान व्याधि होती है। तो याद रखना कि पित्त में अगर विदग्ध पित्त हो की वृद्धि हो जाती है, तो अम्ल अवस्था। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपका नॉर्मल पित्त है, ठीक है? अब पित्त में कह रहा है कहीं न कहीं वो कटु रस बताने की कोशिश कर रही है। मतलब प्राकृतिक पित्त होगा तो कटु रस, अगर पित्त में कह रहा है कि विदग्ध हो जाएगा, पित्त जल जाएगा, विदग्ध हो जाएगा, पित्त का प्रकोप हो जाएगा, तो पित्त के प्रकोप होने की वजह से पित्त क्या हो जाएगा, विदग्ध हो जाएगा और एक जो कटु रस है, वो आपका अम्ल रस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर अम्ल रस कन्वर्ट हो गया तो अम्ल और पित्त तो आपस में क्या मिलके बना लेंगे, अम्ल पित्त बना लेंगे। समझ में आई है बात? ठीक है? इस तरह से। देन इसके बाद मॉडर्न में इसको हम रिलेट करते हैं हाइपर एसिडिटी और जीआरडी से, ठीक है? जीआरडी आपको मॉडर्न में बहुत अच्छे से समझाई जाएगी, ये गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में, कि जैसे ही हमारा स्टोमक होता है, यहाँ पर जो ये स्पिंटर होता है, तो ये स्पिंटर क्या होता है, वैसे तो तभी ओपन होता है जब खाना इसके अंदर आता है तब ओपन होता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जो स्टोमक का कंटेंट है वो बाहर फेंकने के लिए भी ये बार-बार ओपन रहता है, उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं जीआरडी। ठीक, देन इसके बाद हम अब पढ़ते हैं इसके निरुक्ति के बारे में। एक रोग जिसमें आहार अमाशय में पहुंचकर अधिक अम्ल हो जाता है, तो ऐसा रोग जिसमें कि जो आहार है वो अमाशय में जाकर कैसा हो जाता है, अम्ल हो जाता है, ठीक है? पित्त का अम्लीय हो जाना, मतलब पित्त का अम्लीय हो जाना, और पित्त का विदग्ध होकर अम्लीय हो जाना अम्ल पित्त कहलाता है। मतलब पित्त का विदग्ध होकर, मतलब पित्त का प्रकोप होने की वजह से वो जल जाएगा और जलने की वजह से वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से बात करूं, जैसे अगर आपने समोसे बनाने वाले को देखा होगा, तो समोसे बनाने वाला जब तेल गिरता है तो उसमें तेल कैसा रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन बार बार उस तेल को वो गर्म करता रहता है, इसमें समोसे को तलता रहता है, तो वो तेल कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। तो इसी तरह से जब पित्त का प्रकोप हो जाता है तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, अम्लीय हो जाता है और अम्लीय पित्त कहलाता है। ठीक है, निदान क्या है? देखो निदान जो मैंने आपको पहले बताया, वर्षा और शरद ऋतु और अनुपदेश। तो वर्षा और शरद ऋतु, अनुपदेश ये हो गया। या फिर और भी निदान हो सकते हैं कि विरुद्धार हो सकता है, दुष्टार हो सकता है, अति अम्ल खाना, विधायन का सेवन करना, वेग को धारण करना। ठीक है, ये सभी निदान के अंदर आ सकते हैं। फिर संप्राप्ति की बात करते हैं तो पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन। क्यों पित्तवर्धक? क्योंकि जो हमारा अम्ल पित्त है, मेनली जो होता है वो पित्तज व्याधि होती है। ठीक है, तो पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हो तो वर्षा ऋतु है, अनुपदेश। वर्षा ऋतु में क्या होता है, अम्ल रस उत्पन्न होता है। शरद ऋतु में क्या होता है,
पित्त प्रकोप होता है। और अनुपदेश में भी कह रहा पित्त और कफ की प्रधानता रहती है। तो इससे क्या होगा, आपने पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर लिया और वर्षा ऋतु और अनुपदेश में मतलब ये सारे क्या हो गए, निदान हो गए। तो इन निदानों से क्या होगा, दोष का प्रकोप होगा। कौन से देश का प्रकोप होगा, पित्त दोष का प्रकोप होगा। अगर पित्त दोष का प्रकोप होगा तो पित्त का जो रस था कटु रस से वो कैसा हो जाएगा, अमल हो जाएगा, यानी पित्त कैसा हो जाएगा, विदगत हो जाएगा। तो कटु रस से कैसा हो जाएगा, अम्लीय भाव हो जाएगा। तो इस वजह से अम्ल उद्गार आदि लक्षण उत्पन्न होंगे, मतलब खट्टी खट्टी डकार आएंगे, ऐसे लक्षण उत्पन्न होंगे। उसे कोई हम अमल पित्त कहेंगे। ये अमल पित्त कह रहा है कि दो प्रकार का होता है, ऊर्ध्व गति, एक अधोगति। मतलब ऐसा अमल पित्त जो ऊपर की ओर गति करता है जो, और ऐसा अमल पित्त जो नीचे की ओर गति करता है। ठीक है। फिर इसमें हम बात करते हैं संप्राप्ति घटक की। दोष, दूसरे, स्रोत, स्रोत दृष्टि और अग्नि। दोष क्या है, पित्त सब जानते हैं। दूसरे क्या है, रस और रक्त है। ठीक है, क्योंकि रक्त का जो रिलेशन होता है पित्त से होता है। स्रोतस में अन्वय स्रोतस है। स्रोत दृष्टि में संग हो रहा है। यहाँ पर अग्नि के अंदर क्या हो रहा है, मनता आ रही है। ये मैं बता चुका हूँ, जितने भी रोग है सभी के अंदर अग्नि आपको मन देखने को ही मिलेगी। साध्य असाध्य की बात करते हैं। अगर नवीन अमल पित्त मतलब अभी अभी हुआ तो साध्य है, लेकिन बहुत लंबे समय से अगर रक्त पित्त नहीं, अमल पित्त चलता आ रहा है तो वो असाध्य की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक। तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ मैंने अभी इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ाया। देखो, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे रोग निदान पेपर 2 का टॉपिक, जिसके अंदर हम एक व्याधि को पढ़ने वाले हैं जो कि होता है हमारा अमल पित्त। अभी ये अमल पित्त ये कैसी होती है, पित्तजन्य व्याधि होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्राकृतिक पित्त होता है वो कुपित हो जाता है, दूषित हो जाता है, जिसकी वजह से जो पित्त का जो प्राकृतिक रस होता है, कटु रस, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा अ, अमल रस में, जिसकी वजह से अमल रस की उत्पत्ति हो गई और पित्त का प्रकोप है। तो अमल रस और पित्त आपस में क्या मिल जाएगा, अमल पित्त बन जाएगा। ठीक है। आचार्य चरक के इनका वर्णन नहीं किया था, लेकिन चरक चिकित्सा स्थान के अंदर यानी गृहिणी चिकित्सा के अंदर इसका वर्णन किया था। कहाँ पर, जो आम के अंदर जो कुछ दोष आते हैं, आम के अंदर कुछ विकृति आती है, सॉरी, आम दोष के अंदर जो विकृति आती है या फिर आम से जो उत्पन्न विकारों में इसका यहाँ पर वर्णन किया गया था। आचार्य माधव ने उसका स्वतंत्र वर्णन किया गया था और ये भी बताया था वर्षा और शरद ऋतु में आपको अमल पित्त जैसे रोग देखने को मिलेंगे। आचार्य काश्यप ने इसको सुक्तक बोला गया है। सुक्तक मतलब ये जो अमल पित्त है वो खट्टी चीज़ों से ज़्यादा होता है, जैसे कि सिरका वगैरह खाने की। और अनुदेश को भी इंपॉर्टेंस दिया था क्योंकि इसमें कफ और पित्त दोष प्रधान रहते हैं। इसका लक्षण है कि जब भी अमल पित्त होता है तो आपको आपका खाना नहीं पचेगा, बिल्कुल बॉडी थक जाएगी और वो उत्कलेश रहेगा, निकलने के लिए तैयार रहेगा, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, शरीर भारीपन लगेगा, जो आपका चेस्ट रीजन है, आपका जो कंठ रीजन है, इनमें धा देखने को मिलेगा, अरुचि देखने को मिलेगी। अब ये जो प्रकार बताया गया, प्राकृतिक विधिगत। प्राकृतिक में क्या होता है, जो पित्त होता है आपका कटु रस होता है, जबकि विधिगत के अंदर के जो पित्त होता है वो विधिगत हो जाता है, मतलब जल जाता है, यानी जो कटु रस है वो अमल रस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी के अंदर जो विधिगत हो गया अमल रस, यहीं से उत्पत्ति हो जाती है आपकी अमल पित्त की। तो यही बताया गया है कि जो विधिगत हुआ पित्त की वृद्धि से अमल रस की उत्पत्ति हो जाती है और अमल रस की उत्पत्ति के अंदर पित्त पित्त प्रधान होता है। इसको हम हाइपर एसिडी और जीआरडी से रिलेट करते हैं। निरुक्ति के अंदर मैंने बता ही दिया आपको कि ऐसा रोग जिसमें आहार अमाशय में पहुंचता है और अधिक अमल हो जाता है, ये पित्त का अम्लीय हो जाना या पित्त का विदगत होकर अम्लीय का जाना उत्पन्न कहलाता है। अब इसमें निदान दो तो यही है कि वर्षा सर्वजु अनुद्देश हो गया या विरुद्ध आहार दुष्टार हो गया, अति अमल विधायन का सेवन है वेग धारण। संप्राप्ति मैंने बता दी आपको, पित्तवर्धक आहार प्यार का सेवन कर रहे हो, चाहे वर्षा ऋतु हो चाहे अनुद्देश हो, तो इनका पित्त से प्रकोप होगा, पित्त का प्रकोप होगा तो पित्त क्या हो जाएगा, जल जाएगा, विदगत हो जाएगा। विदगत होने से जो इसका कटु रस है वो अम्लीय में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, अम्ल को उद्गार आएंगे, तो उसे हम अमल पित्त कहते हैं। अमल पित्त दो होता है, ऊर्ध्व गति जो ऊपर की ओर करता है, अधोग और अधोग यानी जो नीचे की ओर गति करता है। समप्राप्ति घटक देख चुके हैं। असाध्य असाध्य की बात करें तो जो नया अमल पित्त है वो साध्य होगा, जो पुराना हो चुका है वो असाध्य होगा। ठीक। देन अब इसके हम भेद की बात करते हैं। देखो, अब यहाँ पर एक होता है गति के अनुसार, मतलब जो अमल पित्त है वो गति कैसे ऊपर की ओर मूव कर रहा है और नीचे की ओर, जैसे कि रक्त पित्त की भी दो गति होती है, एक ऊर्ध्व गति और एक अधो गति। इसी तरह से अमल पित्त भी एक ऊर्ध्व गति अमल पित्त, एक अधो गति अमल पित्त। और दोषों के संसार के बताया है कि वात अनुबंधिनी अमल पित्त और कफ अनुबंधी अमल पित्त और वात कफ अनुबंधी अमल पित्त। देखो, इसका मतलब क्या है कि वात अनुबंधिनी का मतलब ये है कि इसमें वात दोष तो आया ही आया है, पित्त पहले से इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अमल पित्त के अंदर मैं बता चुका हूँ कि पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट तो पहले से ही रहेगी। ठीक है, तो पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट तो पहले से रहेगी, लेकिन इसके साथ वात और जुड़ जाता है, तो क्या लक्षण आएंगे, कफ अनुबंधी, मतलब कफ आ गया, पित्त पहले से ही था। अनुबंधी इसलिए तो बोला गया है कि मतलब पित्त तो पहले से था लेकिन इसके साथ कफ और अनुबंध हो गया इसका। फिर आता है कि वात कफ अनुबंधनी, मतलब पित्त पहले से था, वात और कफ और आ गया है, वात और कफ आ गया है। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या लक्षण मिलेंगे, देखो अब यहाँ पर देखो दोनों के अनुसार लक्षण मिलेंगे। ये जो लक्षण है वो पित्त के अनुसार है, ये जो लक्षण है आपको वात के अनुसार मिलेंगे, जैसे कि कलाप, प्रलाप, शूल, विभ्रम, मूर्छा, तम, प्रदेश, अनुभव। कुछ ही समझ में आए तो कुछ वात के लक्षण लिख देना, कुछ पित्त के लिख देना। फिर आता है कफ अनुबंधी, यानी यहाँ पर आपको पित्त के लक्षण देखने को मिलेंगे, कफ के लक्षण देखने को मिलेंगे। कफ के लिख देना निद्रा, गौरव, अरुचि, वमन, अग्निशा, जो भी है लिख सकते हो, थोड़े बहुत पित्त के भी लिख सकते हो इसमें।
देन उसके बाद वात कफ अनुबंधी, मतलब जैसे वात कफ के लक्षण मिलेंगे, पित्त के लक्षण। वात के देखो हलकंठ, दाह, तिक्तो, अम्ल, उद्गार, भ्रम, मूर्छा, तम प्रदेश, तो ये सारे जो लक्षण है वो पित्त के देखने को मिलते हैं। और छर्दी, आलस्य, परसेक, मुखमादरी ये किसके मिलते हैं? कफ के देखने को मिलते हैं। और सिर सूल वगैरह ये वात के देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लक्षण है, दोस्तों के अनुसार भी आप लक्षण लिख सकते हो। फिर दूसरा गतिवेश यानी ऊर्ध्वगमल पित्त और अधोगमल पित्त, ठीक है। अब ऊर्ध्वगमल पित्त के अंदर क्या होता है? कफ प्रधान दोष होता है, और अधोग के अंदर कह रहा है कि वात प्रधान होता है। क्यों होता है अभी समझाता हूँ। देखो, जब ऊपर की ओर अमलपित मूव करता है तो ऊपर क्या होता है? आपका कफ होता है, और नीचे क्या होता है? आपका वात होता है। वही वात का स्थान कहाँ पर होता है? पक्वाशय में। और कफ का स्थान कहाँ पर होता है? अमाशय भी मानते हैं और कुछ थोड़ा अमाशय से ऊपर भी मानते हैं, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो कहीं ना कहीं किसके साथ आएगा? कफ प्रधान के साथ आएगा। यानी यहाँ पर जो रक्तपित्त आता है उसको कुछ लक्षण बताए गए हैं कि हरित हरित हरा निकलेगा, पीत निकलेगा, नील निकलेगा, कृष्ण निकलेगा, रक्त वर्ण का निकलेगा, तथा अम्ल युक्त वमन की प्रवृत्ति निकलेगी, ठीक है। देखो ऐसे इस रक्तपित्त के अंदर पित्त की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। देखो अम्ल पित्त के अंदर पहले बता सको पित्त के बिना नहीं होगी। अब पित्त के साथ यहाँ पर किसके साथ जुड़ रहा है? वो कफ के साथ जुड़ रहा है। तो इसमें हरित, पीत, नील, कृष्ण, रक्त तथा अम्ल युक्त वमन की प्रवृत्ति होगी। यहाँ पर जो उल्टियाँ देखने को मिलेंगी आपको कलरफुल उल्टियाँ देखने को मिलेगी। अति पिछल क्यों है? कफ, क्योंकि कफ भी तो है ऊपर, कफ का स्थान ऊपर ही तो है आपका, चेस्ट में ही तो है, तो वो भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसके साथ अनुबंध करता है, उसके साथ जुड़ता है। और विविध रसयुक्त तथा वास के दोगुना तो कम वमन होना, ठीक है। अगर अम्ल उद्गार मिलेगी, कंठ प्रदेश मिलेगा, हृदय में धाम मिलेगी। अरुचि कंडु, अरुचि जो कंडु है वो कफ की वजह से मिल रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो लक्षण मिलेंगे कुछ कफ की वजह से मिलेंगे, कुछ यहाँ पर पित्त की वजह से मिलेंगे। पित्त की वजह से क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये कफ की वजह से क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो कफ जो होता है वो आपके चेस्ट एरिया में रहता है, तो और वो भी क्या हो जाता है? प्रकोपित हो जाता है जब भी अर्धोमल पित्त में। तो मंडलाकार चकत्ते मिलेंगे एवं पीड़िकाओं की उत्पत्ति देखने को मिलेगी, कफ की वजह से देखने को मिलेंगे। अधो अमल पित्त के अंदर क्या है? पित्त तो पहले से इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन नीचे क्या होता है? वात होता है, तो दोनों तो उसका इन्वॉल्वमेंट के लक्षण देखने को मिलेंगे। दाह, तृष्णा, मूर्छा पित्त की वजह से, भ्रम और मोह कहीं ना कहीं वात की वजह से, विविध वर्ण युक्त पित्त का अधोग से स्त्राव होना, मतलब विविध वर्ण युक्त पित्त का अधो मार्ग से, मतलब अलग अलग प्रकार का जो वर्ण निकलेगा आपको नीचे की तरफ से, ठीक है। हल्लास, अग्निसात, हर्ष तक श्वेत की प्रवृत्ति और पित्तांगता, मतलब बॉडी पीली पड़ जाएगी। देखो ये होते हैं कि जब आप रक्तपित्त को पहचानते हो। देखो रक्तपित्त भी दो प्रकार का है, एक ऐसा रक्तपित्त जो ऊर्ध्वरगमल पित्त हो, रक्तपित्त नहीं अम्ल पित्त। देखो मैं कई बार रक्तपित्त बोल जाता हूँ क्योंकि रक्तपित्त अम्ल पित्त काफ़ी सिमिलर टर्म और काफ़ी चीज़ों में कॉमन भी है। मतलब देखो जब भी क्लिनिक पे कोई पेशेंट आता है अम्ल पित्त का, तो पहले आपको पहचानना है कि वो ऊर्ध्व अम्ल पित्त है या अधोगमल अम्ल पित्त है। अगर वो उल्टियाँ कर रहा है बार बार तो आप नॉर्मली पहचान लोगे। अगर वो उसका लूज मोशन लगे हुए हैं तो उसे भी देख के पहचान सकते हो। फिर नॉर्मल उल्टियों में बहुत सारे कलर का मिलेगा, और वो जो कलर देख सकते हो, और क्या देख सकते हो कि हाँ, मतलब मांस के समान कलर होगा, या फिर ये इतने सारा कलर जो बताया गया है, और पीछल देखने को मिलेगा। और इसको जो डकार आएंगे, खट्टी खट्टी डकार देखने को मिलेंगी, हृदय में जलन देखने को मिलेगी, और फोड़े फुंसी देखने को मिल सकती है, पीड़िका देखने को मिल सकती है। लेकिन जो अधोग रोग पीले के अंदर क्या होगा? धा, तृष्णा, मूर्छा देखने को मिलेगी, भ्रम देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये स्त्राव होगा वो भी अधिक वर्ण वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नॉर्मल आप पहचान सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।